हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल शहजाद स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए साइंस का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन बैंक से दोस्तों पूरा निचोड़ करके लाया गया है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों। 100% श्योर रहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो क्लास 10th की तैयारी दोस्तों आप लोग इतना अच्छे तरीके से कीजिए कि क्लास 10th में 450 मार्क्स प्लस आना संभव हो। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज के इस वीडियो से दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का पहला सवाल। विद्युत धारा का दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बहुत मस्ट भी प्रश्न है दोस्तों। यह सवाल 2012 में, 2014 में और 2017 में पूछा गया है दोस्तों। यह बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है दोस्तों। जितना प्रश्न लाए हैं दोस्तों वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो श्योर रहिए दोस्तों और वीडियो में बने रहें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जनित्र हो जाएगा। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं भाई? तो जनित्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लंबा सेशन होने वाला है दोस्तों आज का, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो धैर्य बनाकर रखें दोस्तों और वीडियो को देखें। दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। दोस्तों, यह सवाल भी आपको 2012 के एग्जाम में और 2021 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। हम आज सभी मॉडल पेपर का दोस्तों निचोड़ लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाने वाले हैं 2025 के एग्जाम में। ठीक है ना दोस्तों। तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर जो होता है वह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। ठीक है ना दोस्तों। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। कितने लोगों का यह प्रश्न का सही आंसर आया दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, यह सवाल भी 2015 में दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में, और 2017 में भी पूछा गया है। आशा करते हैं दोस्तों यह सवाल 2025 के एग्जाम में भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने दोस्तों शेयर नहीं किया इस वीडियो को, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दे दोस्तों। 1000 प्लस बच्चे तो जरूर जुड़ जाने चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। बहुत मस्ट बीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2024 के एग्जाम में, 2020 और 2022 के एग्जाम में। आशा करते हैं दोस्तों 2025 के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम मीटर। क्या होगा दोस्तों? ओम मीटर। किसी चालक की प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर। ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एस आई मात्रक को तो पूरा चाट जाना है, याद करके जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो एस आई मात्रक को आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो दोस्तों, सॉरी, उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो दोस्तों, उत्तल का जहां बात आए ना तो उत्तल में धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। यह भी सवाल दोस्तों दो बार पूछा गया, 2020 और 2022 में पूछा गया यह सवाल। ठीक है ना। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर दोस्तों अवतल लेंस की बात की जाती तो अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है फोकस दूरी। क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह सवाल आपके दो बार, यानी कि
2020 के एग्जाम में और 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र दोस्तों और लेंस सूत्र को तो आप लोगों को याद करके जाना है, क्योंकि यह दोनों सवाल में से एक सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? 1/f हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों अगर लेंस सूत्र की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। ठीक है ना, माइनस हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों यह 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया और 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया है। मस्ट वीवीआई कंसेप्ट लेकर आए हैं दोस्तों, मस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं, पूरा छांट करके क्वेश्चन मॉडल पेपर से लाया गया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इस सेशन को फटाफट से दोस्तों शेयर कर दें। और साइंस प्लस एसएसटी का तैयारी दोस्तों बहुत जोरदार तरीके से हम करा रहे हैं दोस्तों, और उसके अलावा भी बहुत सारी सब्जेक्ट की दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग वहां से प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों प्रकाश की किरण जो होती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कुछ टॉर्च को बांटते हैं दोस्तों तो ऐसा तो नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाता है दोस्तों। नहीं नहीं, टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं जाता, बल्कि वह सीधा जाता है दोस्तों। इसीलिए प्रकाश की किरण गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दोस्तों बहुत लल्लन टॉप सवाल पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखें दोस्तों। आप लोग अगर इत्मीनान से अच्छे तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चन को याद कर ले दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन याद होगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में बने रहे, क्योंकि आज वही सब कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यह भी कोई सवाल है पूछने का? दोस्तों यह सभी सवाल का तो हम लोग फोड़ चुके हैं। ठीक है ना, यानी कि यह 2017 में पूछा गया है, 2021 में और 2023 में भी यह सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, तो ऐसा है दोस्तों 2025 के एग्जाम में भी यह सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। दोस्तों लेंस के मुख्यतः दोस्तों कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं, चाहे वो लेंस हो दोस्तों चाहे वो दर्पण हो। ठीक है ना, फोकस की संख्या होता है 2। ठीक है ना, फोकसों की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया गया। दोस्तों क्या कहा कि एक प्रयोग में दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा किसी बिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब है ना दोस्तों एक पर्दे पर प्राप्त किया गया। ठीक है ना, दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दोस्तों दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापने की जरूरत है और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी की मापने की जरूरत है। यह सवाल 2018 में पूछ दिया था दोस्तों। कमेंट करके बताएं क्या यह सवाल अगर एग्जाम में 2025 में दे देता तो आप लोगों से बनता या नहीं बनता? हमें कमेंट करके अपना राय प्रस्तुत कीजिए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, क्या सवाल कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दोस्तों गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है भाई? पूछ दिया है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सवाल तो मस्ट वीवीआई है, क्योंकि यह 2013, 16 और 12 में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फोकसांतर को एफ से सूचित करते हैं। क्या चीज से भाई? एफ से सूचित करते हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना, यही होता है इसके बीच में संबंध। क्या होता है? तो एफ बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। सवाल कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों
पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों हम पहले बोल दिए थे कि आज धमाकेदार क्लास होने वाला है। इस सेशन में जितना देर बने रहिएगा दोस्तों, उतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम कहे थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए हैं, तो मॉडल सेट से दोस्तों पूरा निचोड़ करके लाए हैं, जो कि 2019 में, 2021 में और 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। क्या होगा दोस्तों? मात्रक विहीन, ठीक है ना। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, मात्रक विहीन, ठीक है ना। और आवर्धन का सूत्र होता है दोस्तों, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, ठीक है ना, और एम बराबर होता है +1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। दोस्तों म्यू का मान यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 2011 में और 2021 में भी यह सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है भैया। किसका नियम कहा जाता है? तो स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यू बोलते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है और कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। दोस्तों यह भी सवाल मस्ट बी है, 2020 में 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों को बार बार बताते आ रहे हैं दोस्तों कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों डायोप्टर कहते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसको मापा जाता है डायोप्टर से, दोस्तों सूचित किया जाता है डी से, ठीक है ना। लेकिन राइट आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यानबद्ध तरीके से। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है भैया? कितना होता है? फटाफट से कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? तो 10, सॉरी दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह सवाल 2018 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगर किलोमीटर में पूछ देगा दोस्तों तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग इसे ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों, चाहे वो हवा का बोलते या फिर निर्वात का, सेम ही होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? यह भी दोस्तों 2012 के एग्जाम में, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जल का उपयोग किया जाता है, कांच का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। किसमें दोस्तों? तो लेंस बनाने में। लेकिन भैया मिट्टी का उपयोग तो नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और पूछा भी था कि इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, मिट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि दोस्तों, कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने हेतु दोस्तों बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा रखा जाता है। दोस्तों यह 2012 में पूछा है दोस्तों। दोस्तों तो किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए दोस्तों वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र पर रखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तब दोस्तों क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का बनता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे भैया। क्या है सवाल कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस धुरियां
-15 सेंटीमीटर है। कितना है? -15 सेंटीमीटर। बात को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सुनिएगा। -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है या फिर नहीं है दोस्तों, और किस में है वो बताना है दोस्तों। यह सवाल 2022 के एग्जाम में एवं 2013 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उत्तल अवतल दोस्तों, दर्पण कैसा होना चाहिए? तो दर्पण अवतल होना चाहिए और लेंस उत्तल होना चाहिए, ठीक है ना। और दर्पण उत्तल अगर हुआ दोस्तों तो लेंस अवतल, यानी कि दोनों कैसा होगा दोस्तों? दोनों अवतल होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों? अवतल ही होना चाहिए, तब क्या होगा दोस्तों? लेंस संभव है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। सवाल कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या दोस्तों 20 सेंटीमीटर तथा दोस्तों भीतरी त्रिज्या कितना है? 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित क्या दोस्तों? आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों? यह 2022 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। यह कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। सी इज सॉरी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है दोस्तों। आवर्धन m बराबर v बटे u होता है। हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना दोस्तों। हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है दोस्तों? मस्ट भी प्रश्न है। 2021 और 2012 के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया दोस्तों कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। तो भैया बता दे क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/16 सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 1/16 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैया लाइक की और शेयर की दोस्तों। शेयर आप लोग ईमानदारी से नहीं किए, शेयर पहले फटाफट से कीजिए, तभी तो लाइक की संख्या बढ़ेगी ना। शेयर फटाफट से आप लोग कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग दोस्तों, चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है दोस्तों? कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो दोस्तों बता दें आपको कि निकट दृष्टि दोष हो जाए ना दोस्तों, उसको क्या करना? दूर करने के लिए कौन सा चश्मा देना चाहिए? तो अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए। क्या चीज का? अवतल लेंस। मस्ट भी प्रश्न है यह। 2016, 2020 एवं 2022 में सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भाई, अगला सवाल तो बहुत ही हैवी है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन भला इसका आंसर नहीं जानता है? बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है भाई। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है भैया। क्या चीज का? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बहुत लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों, फिर भी यह सवाल 2015 और 2022 में पूछ दिया था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से इन सभी सवालों को देखें दोस्तों, एक भी सवाल छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। अगला सवाल तो और आसान है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण दोस्तों, किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? कहा गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है भैया। क्या दिया है दोस्तों? तो चलिए आंसर देते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है, एक प्रिज्म है। क्या है भैया? प्रिज्म है, और इससे एक प्रकाश की किरण जाती है, और जाती होने जाने के बाद दोस्तों अपवर्तन होता है और 7 रंग में विभक्त होता है। कितने रंग में दोस्तों? 7 रंग में विभक्त होता है, ठीक है ना। और एक श्वेत पर्दा इस पर डाला जाता है दोस्तों, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों बैगनी रंग का झुकाव फैलाव ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? फैलाव कम होता, सॉरी फैलाव ज्यादा होता है दोस्तों, और झुकाव भी क्या होता है दोस्तों? तो कम होता है। किसका दोस्तों? तो लाल का झुकाव कम होता है, बैगनी का झुकाव दोस्तों ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव दोस्तों अधिक होता है? तो अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह सवाल बहुत ही मस्ट वीवीआई दोस्तों 2025 के लिए कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। दोस्तों श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, ठीक है ना दोस्तों। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? तो प्रिज्म करता है, ठीक है ना। यह 2023 में सवाल किया गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सा वर्ण, दोस्तों वर्ण मतलब कहने का मतलब रंग होता है, क्या होता है दोस्तों? रंग होता है। तो वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है दोस्तों? तो वायुमंडल में बोला है ना, तो वायुमंडल में क्या होगा दोस्तों? नीला रंग ज्यादा क्या करता है? तो प्रकीर्णन करता है, फैलता ज्यादा है, ठीक है ना। यह 2019 के एग्जाम में और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है लाल का, किसका होता है? लाल का होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे और कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? दोस्तों हम बताए थे आप लोगों को कि जितना ऐसा मात्रक, जितना ज्यादा से ज्यादा ऐसा मात्रक हो सके उन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है, क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। 2019 एवं 2021 के एग्जाम में यह सवाल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुलाम होता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में भैया यह सवाल तो किया गया था। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, दोस्तों शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने स्टेटस पे ही लगा लीजिए। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों, स्टेटस लगा लेने से दोस्तों, जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, दोस्तों जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, लोग क्या देखते हैं? तो लोग स्टेटस ही देखते हैं, ठीक है ना। तो जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, लेकिन लोग क्या देखते हैं? तो स्टेटस देखते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, सभी आदमी देख लेंगे। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? दोस्तों एक माइक्रो एम्पियर के बराबर में कितना विद्युत धारा होगी दोस्तों? तो यह सवाल दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के 2018, 21 और 22 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 के पावर -6 एम्पियर, ठीक है ना दोस्तों, 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? दोस्तों धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एम्पीयर का उपयोग किया जाता है, जिसको ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। 2017 और 2022 के एग्जाम में यह भी सवाल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? दोस्तों तो सबसे ज्यादा की बात किया गया है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों हवा, ऑप्शन बी जल, सी शीशा और डी हीरा। दोस्तों अगर यहाँ निर्वात रहता तो सबसे ज्यादा निर्वात सही आंसर हो जाता, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में निर्वात नहीं है, तो हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यह सवाल पूछा गया है। दोस्तों तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पे बनता है, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 2014 2021 में सवाल किया गया था, चैप्टर 3 से यह सवाल है फिजिक्स का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम लोग सारा चीज कवर करेंगे, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और इत्मीनान से इस वीडियो को देखें और कॉपी में उतारने के प्रयास करें। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? दोस्तों तो 380 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 380 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। दोस्तों यह सवाल भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि धीरे धीरे सब काम करना चाहिए, क्योंकि
कहावत में कहा गया है दोस्तों कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे तब फल होए। ठीक है ना दोस्तों। तो हड़बड़ाने से घबराने से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे हम लोग दोस्तों सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल है अपना, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। दोस्तों एक कूलाम विद्युत आवेश जो है वह कितने प्रोटॉन से मिलकर बना होता है दोस्तों। और इसको दोस्तों यह सवाल भी 2014 के एग्जाम में पूछा गया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6.25 गुने 10 के पावर 18 होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक वोल्ट बराबर कितना होता है भैया। एक वोल्ट बराबर क्या, मस्ट बीवीआई प्रश्न है भाई। यह सवाल तो आपको याद कर लेना ही होगा, 2016 में और 2022 में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों। जूल प्रति गुलाम होता है इसका राइट आंसर। ठीक है ना। या फिर इसको जूल बटे गुलाम भी हम लोग कहते हैं दोस्तों। भी बराबर में वोल्ट बराबर में जूल बटे गुलाम होता है। क्या होता है, जूल बटे गुलाम। इसी को दोस्तों वाट कहते हैं। वाट बराबर में भी की होता है, डब्लू बराबर में भी की होता है। अगर भी को इधर करते हैं तो डब्लू बटे की हो जाएगा दोस्तों, और यही होता है जूल बटे में गुलाम हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही अहम रखता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है ना। क्योंकि यह हर एक साल दोस्तों, कोई ऐसा साल नहीं जिसमें यह सवाल पूछा नहीं गया है दोस्तों। 2011, 2015, 2016, 2021 में यह सवाल पूछा गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। सवाल कहा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों दोस्तों अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं। दोस्तों इसके पीछे रीजन है। उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह छोटा दिखाता है। ठीक है ना। और अवतल में दोस्तों वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, जिसके कारण अगर छोटा भी दाढ़ी रहता है तो वो बड़ा करके दिखाता है, जिससे हमें लगता है कि दाढ़ी बढ़ गया है या फिर बाल बढ़ गया है, और हम लोग क्या करते हैं, कटवा लेते हैं उसको। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो दोस्तों दाढ़ी बनाने में हो, हजामती दर्पण में हो, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है आपके सामने में है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वह काल्पनिक होता है या फिर आभासी कह सकते हैं उसको। ठीक है ना। काल्पनिक या फिर आभासी। ठीक है ना। 2015 और 16 दोनों में पूछा गया है, 2025 में न कहीं पूछ दे भाइयों, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। क्या चाहता है, ये सब भी कहीं याद करने का चीज है, सिर्फ देख लेने से याद हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भैया। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है दोस्तों, तो अनंत होती है। ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है। ठीक है ना दोस्तों। यह सवाल 2021 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ भैया चलते हैं, क्योंकि समय की अहमियत दोस्तों बहुत हर किसी को है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण की किस प्रकार का है दोस्तों, तो प्लस है, +20, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों, उत्तल होगा। उत्तल क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यह धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धनात्मक होता है दोस्तों। धनात्मक उत्तल दर्पण उत्तल में होता है और ऋणात्मक अवतल में होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, तो धनात्मक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी में दोस्तों, परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब यानी वस्तु की दूरी ली जाती है दोस्तों, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है दोस्तों, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दोस्तों दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी वस्तु की दूरी दोस्तों ऋणात्मक ली जाती है। 2019 में यह सवाल किया गया था। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यह 2021 दोनों शिफ्ट में सवाल किया गया था। ठीक है ना दोस्तों। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो वो दोस्तों सीधा एवं हासिद, हासिद कहने का मतलब छोटा होता है। ठीक है ना, आवर्धित मतलब बड़ा होता है। ठीक, लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और छोटा यानी हासिद होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है कि किसी बल्ब, क्या दोस्तों, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं। कितने दोस्तों? 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है दोस्तों। तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? दोस्तों विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, आई बराबर क्यू टी, क्यू बटे टी होता है। ठीक है ना, यानी दोस्तों क्यू यानी कूलाम का मान कितना है, तो 120 दिया हुआ गया है। टाइम कितना है, टी को, समय को टी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो कूलाम बटे समय होता है इसका फार्मूला। ठीक है ना, विद्युत धारा का दोस्तों। तो 120 बटे में 60 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, या फिर ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, 60 दूना 120 यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। दोस्तों हमने पहले बार आपको बोल दिए थे, पहले पहले बोल दिए दोस्तों कि एस आई मात्रक से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एस आई मात्रक तो पूरा क्लियर करके ही रहना होगा। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2015, 2016, 2020 में यह सवाल किया गया है। दोस्तों विभवांतर को वोल्ट कहते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है जिसे भी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर ओ भी और वन भी वेग बीच दोस्तों, वेग के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। कितने हैं दोस्तों? 20 विभाजन चिन्ह है दोस्तों। तो उस वोल्ट मीटर का अल्प क्या दोस्तों मापांक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, 0.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों 0.05 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आर बराबर भी बटे आई होता है। क्या होता है दोस्तों? आर बराबर भी बटे आई। इधर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भैया, यह 2011 और 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। दोस्तों आपको बता दें कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना दोस्तों, तार जो बना होता है विद्युत बल्ब का वह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब जो बनता है वह फिलामेंट का बना होता है। ठीक है ना, यह सवाल 2013, 2016 और 2021 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसके बराबर में होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा दोस्तों निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा पूछा है ना, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर में होता है। ठीक है ना, यह भी सवाल 2014 एवं 15 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही मस्ट बीबीआई है दोस्तों, अपने आप में यह बहुत मस्ट बीबीआई है। ठीक है ना, यह सवाल कहता है दोस्तों किसी बल्ब पर 220 वोल्ट क्या दोस्तों 220 वोल्ट पर दोस्तों 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। 2015 में यह सवाल पूछा गया था। दोस्तों दिया हुआ है आर बराबर, सॉरी दोस्तों दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है ना, और 2 एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि आर बराबर पूछ दिया है कितना होगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्व करते हैं। दोस्तों आई बराबर 2 एम्पियर दिया हुआ है, क्योंकि विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। ठीक है ना, आई बराबर 2 एम्पियर दिया हुआ, वोल्ट 220 दिया हुआ है, तो आर बराबर ज्ञात करना है। हमको पता है दोस्तों कि भी बराबर आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी भी हमने बताया था कि भी बराबर आई आर होता है।
अगर दोस्तों बनाना चाहे हम लोग तो ऐसे बन सकता है, भी बराबर में क्या होगा दोस्तों, आई आर हो जाएगा, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, आई बराबर में भी बटे में आई। दोस्तों वी का यानी वोल्ट 220 वोल्ट दिया हुआ, आई दिया हुआ 2 एम्पियर, ठीक है ना दोस्तों, काटेंगे तो 110 मिनट में कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो आर बराबर यानी प्रतिरोध निकल करके आया है दोस्तों, वह 110 कितना है दोस्तों, 110 आया है, यानी 110 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्त अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा सवाल आप लोगों को आना चाहिए बनाने, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों। दोस्तों कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के मिन से जोड़ा जाता है। कहां से जोड़ा जाता है दोस्तों, 220 250 वोल्ट के मिन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब क्या दोस्तों, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों पावर दिया हुआ है कितना, 100 वाट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 100 वाट दिया हुआ, वोल्ट दिया हुआ 250 वोल्ट दिया हुआ, यानी कि आई बराबर ज्ञात करना है, विद्युत धारा क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पावर दिया हुआ, वोल्ट दिया हुआ, यानी कि P बराबर V बटे आई होता है, क्या सॉरी, P बराबर भी आई होता है, कितना होता है, P बराबर भी आई होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमको ज्ञात करना, आई ज्ञात करना है ना, तो आई बराबर P बटे क्या कर सकते हैं, P बटे में भी कर सकते हैं दोस्तों। पावर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पावर कितना दिया हुआ है, पावर 100 दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, अब वोल्ट दिया हुआ 250 वोल्ट दिया हुआ है, इसको काटेंगे तो 0.4 मतलब में कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि विद्युत धारा का मान आया है दोस्तों, कितना आया है, तो 0.4 एम्पियर आया है, ठीक है ना, 0.4 एम्पियर भी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस टाइप्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नॉमेटिकल का क्वेश्चन आप लोगों को आना बहुत से जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट, वाट को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, वाट के बराबर में होता है दोस्तों। तो जूल बटे क्या होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड जो होते हैं वह वाट के बराबर में होते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बराबर जूल बटे क्या होता है, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 50 नंबर सवाल कह रहा है, बहुत ही मस्ट भी है दोस्तों, 50 नंबर सवाल की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं, इन सभी सवालों को भी देख लेते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। कितना है दोस्तों, 220 वोल्ट तथा 100 वाट दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रसारित करते हैं, यानी 110 वोल्ट पर चलाते हैं दोस्तों, तो तब क्या होता है दोस्तों, तब उसके द्वारा क्या है, उपभुक्त शक्ति कितना होगा दोस्तों, शक्ति पूछा गया है, ठीक है ना। तो 25 वाट हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों, 25 वाट। यह 2013 2022 में भी यह सवाल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा दोस्तों, सवाल कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो सभी बिंदुओं पर क्या होती है दोस्तों, समान होती है, घूर्णी गति करती है, तो दोस्तों सभी बिंदुओं पर समान होता है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कौन, कण यानी कि दोस्तों ये कण हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी दोस्तों, तो ऊपरी मुखी हो जाएगा। यह 2018-2020 में भी सवाल पूछा गया था, ठीक है ना दोस्तों। गाइड से निचोड़ करके लाया गया है क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके बोर्ड में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी तक दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न आप लोगों ने देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाने वाले थे, ठीक है ना। आगे भी दोस्तों सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, 2022 का हो, 2017 18, ठीक है ना दोस्तों। और मुख्य रूप से दोस्तों 2021 22 30 में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों सवाल कह रहा है दोस्तों कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों आप लोगों को यह सवाल बार बार हम बताते हैं कि डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। किसमें दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। दोस्तों घरों में विद्युत से दुर्घटना यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ठीक है ना दोस्तों, शॉर्ट सर्किट के कारण घर में दुर्घटना होती है विद्युत से। ठीक है ना, यह 2017 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भैया आपके सामने में, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। सवाल है क्या, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। दोस्तों लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। दोस्तों विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों प्रतिरोध जो है ना दोस्तों, वह बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तो लघुपथ के समय परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, 2012 और 2015 में भी यह सवाल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेट ने किया था। कौन किया था दोस्तों? ऑस्ट्रेट ने किया था। ठीक है ना, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं भैया। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं दोस्तों 57 नंबर सवाल। ठीक है ना, कह रहा है कि हमारे घरों में दोस्तों जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है दोस्तों तो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, दृष्ट धारा नहीं भैया, दृष्ट धारा तो बैटरी में होता है ना, और प्रत्यावर्ती धारा हम लोग के जो लाइन आता है, करंट आता है, वो होता है। ठीक है ना, तो 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आपूर्ति की जाती है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2014 में यह सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि डिजिटल का उपयोग होता है दोस्तों, सॉरी डीजल का उपयोग होता है। दोस्तों डीजल का उपयोग भारी वाहनों में होता है दोस्तों, रेल इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है। ठीक है ना दोस्तों, बाइक में नहीं होता है। ठीक है ना, बाइक भारी इंजन नहीं होता। ठीक है ना, भारी गाड़ी नहीं होता, इसलिए बाइक में दोस्तों डीजल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, भारी वाहनों में, भारी गाड़ी में, जैसे में ट्रक हो गया दोस्तों, ब्लोरो हो गया, ये सभी में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, कम से कम पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलोमीटर घंटा हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? 15 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है। दोस्तों सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न कौन कौन नहीं है दोस्तों, तो भूतापीय ऊर्जा होगा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा हो सकता है, पवन ऊर्जा हो सकता है, जैव मात्रा हो सकता है। लेकिन लेकिन दोस्तों क्या पूछा है कि व्युत्पन्न नहीं है किसका, तो ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो कौन नहीं है, तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा स्रोत का व्युत्पन्न नहीं है। यह सवाल 2020 में पूछा गया था। ठीक है ना, 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तक तो दोस्तों आप लोग फिजिक्स से चल रहा है, केमिस्ट्री चलेगा और बायो चलेगा। ठीक है ना, एक ही वीडियो में दोस्तों आप लोगों को हम इतना मेहनत करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को फर्ज बनता है कि इस वीडियो को फटाफट से शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दे। ठीक है ना दोस्तों, सवाल है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह सवाल आपके 2018 और 2022 में पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ऊर्जा दोस्तों यह कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। क्या है दोस्तों? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकृति में क्या दोस्तों
पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य है। सबसे हम पृथ्वी वासियों के लिए दोस्तों सूर्य जो है वह सबसे क्या है दोस्तों? तो मुख्य स्रोत है। ठीक है ना। 2016 हो गया, 2022, 2014 में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है क्या, उसको ध्यानबद्ध तरीके से आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। कह रहा है कि ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का तापमान दोस्तों तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर दोस्तों जल के ताप में अंतर होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो वह 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। कितना डिग्री दोस्तों? 20 डिग्री सेल्सियस का होता है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि दोस्तों IMW के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए दोस्तों पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो दोस्तों 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। 2019-2022 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों तो 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए दोस्तों। यह सवाल 2019, 21 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर आपका फिजिक्स होता है खत्म और अब स्टार्ट होता है दोस्तों केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 2025 के एग्जाम के लिए केवल तैयार किया गया है। ठीक है ना। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025। तो चलिए इसको दोस्तों शानदार तरीके से शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए दोस्तों, 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। और चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक नए तरीके से, नए अंदाज में। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों केमिस्ट्री का पहला सवाल है दोस्तों, और टोटल क्वेश्चन का 66 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों यह भी मस्ट बी प्रश्न है। 2022-2013 में यह सवाल पूछा गया दोस्तों। दोस्तों कहा गया है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं दोस्तों, सॉरी पूछा गया है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों C6H12O6 किसका होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 होता है। 6 कितना होता है दोस्तों? कार्बन की संख्या C6 होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पीतल उदाहरण है दोस्तों। पीतल एक किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है ना दोस्तों। पीतल जो है वह मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है ना। पी से क्या होगा दोस्तों? पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक हो जाएगा। ठीक है ना। ये तीनों जो है दोस्तों वह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो पीतल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि सिलिका दोस्तों, सिलिका क्या है? तो सिलिका दोस्तों एक उपधातु है। क्या दोस्तों? उपधातु है। 2018-2012 में यह सवाल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि ऑक्सीजन संयोजन करता है दोस्तों। ऑक्सीजन की संयोजकता है दोस्तों। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है दोस्तों? कितना है दोस्तों? तो 2 होता है। O2 होता है। कितना होता है दोस्तों? O2 होता है, जैसे O8 होता है। ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों ऑक्सीजन की कितनी संख्या हुई उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है दोस्तों। अम्लराज में कौन सा धातु घुलता है? तो Au जो होता है ना, सोना जो होता है वो अम्लराज में घुलता है। ठीक है ना। कौन घुलता है दोस्तों? तो सोना। ठीक है ना। घुलने के बाद दोस्तों क्या होता है? उसमें लाइट आ जाती है। ठीक है ना। अम्लराज में जब दोस्तों हम सोना को डुबोते हैं तो वह सोना जो है दोस्तों वह पूरा शाइनिंग में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है रहा है भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों?
आधुनिक आवर्त सारणी में बात किया जाए तो 36 कतारों की संख्या दोस्तों 7 होती है। ठीक है ना दोस्तों। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। आवर्त की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यहाँ बोला है 36 कतारों की संख्या यानी कि 7 होती है। ठीक है ना, आवर्तों की संख्या 7 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा, क्या दोस्तों, सेल भ्रमा भ्रम क्या दोस्तों भ्रमतम होता है। दोस्तों कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल भ्रमतम होता है? तो के सेल दोस्तों, एल सेल होता है। के नहीं दोस्तों, एल सेल जो होता है वह भ्रामतम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, बहुत ही एमवीआई प्रश्न है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों। यह सवाल को आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2011, 2012 और एवं 2016 और 2021 में सवाल पूछा गया है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें दोस्तों यह सवाल नहीं पूछा गया है, तो इसको ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों कहा गया है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। दोस्तों सवाल किया गया है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है दोस्तों? तो हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्या दोस्तों? हीलियम एक अक्रिय गैस है, और यही जो होता है वह आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु, दोस्तों क्या पूछा गया, अधातु विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है वह अपवाद में विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना। अधातु होते हुए भी दोस्तों विद्युत का सुचालक है जो अपवाद में है। ठीक है दोस्तों। अगर पूछ देता है ऐसे कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक का नाम बताइए, तो सबसे अच्छा होता है एजी, यानी कि चांदी होता है। क्या होता है भैया? चांदी होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 75 नंबर सवाल कह रहा है कि दोस्तों एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है ना। एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों। कल एसएसटी का बैंक दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बैंक कराने वाले हैं, तो उसमें आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। दोस्तों आयनिक यौगिक के बारे में बोला गया है, तो CaCl2 जो है वह आयनिक यौगिक है। ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ भैया चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मिश्र धातु जिसमें दोस्तों 90% कॉपर और 10% एसएन है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? तो कांसा जो होते हैं ना दोस्तों, उसमें 90% कॉपर और 10% एसएन होता है। ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है? कांसा होते हैं। ठीक। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित कर रखने के लिए दोस्तों उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों तांबा की परत नहीं चढ़ाई जाती है, न चांदी की चढ़ाई जाती है, न सोना, लेकिन दोस्तों लोहे की इस्पात जंग से सुरक्षित करने के लिए जेड यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि 2019-2022 में। ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अहम रखता है अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है कि क्या अमोनिया के अणु, क्या दोस्तों, अमोनिया के अणु नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अनुपात है। दोस्तों अमोनिया एवं हाइड्रोजन, अमोनिया का एक, हाइड्रोजन का 3 होता है, यानी कि 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अमोनिया यानी कि N1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है। दोस्तों कार्बन यानी C6 होती है, कौन नहीं जानता है। ठीक है ना। यह भी सवाल पूछने का चीज है, लेकिन यह बार बार पूछ दिया है। 2013, 2016, 2012 में यह सवाल पूछा गया था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 81 नंबर सवाल कह रहा है कि C60 फ्लोरीन
की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? दोस्तों C60 फ्लोरीन जो होती है, फ्लोरीन, वह आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह दिखती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है, बहुत ही अहम रखता है दोस्तों। यह सवाल कह रहा है कि -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होगा दोस्तों? तो एल्कोहल होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल होता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है दोस्तों? यह 2019, 21 एवं 2022 में यह सवाल पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है ना। CO राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म समयावी है? समयावी है, ठीक है ना। तो C2H5OH और C3 OCH3 होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तो युग्म जो होगा यह समयावी है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्या है सवाल की? कैल्शियम, क्या दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्या देता है दोस्तों? तो एथाइन देता है। क्या दोस्तों? एथाइन देता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथोनोइक अम्ल है। क्या दोस्तों? एथोनोइक अम्ल है। 2012, 2017 और 2022 में यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में क्या है? अष्टक दोस्तों सिद्धांत दिया गया है। किसको दिया गया है? तो न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया है अष्टक सिद्धांत, ठीक है ना। 2017, 2022 में यह सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो 2018 में भी पूछा गया था, 2023 में भी और 2016, 2012 में भी, ठीक है ना। दोस्तों सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुण धर्म है दोस्तों। तो परमाणु संख्या के आवर्त दोस्तों आवर्त फलन है। क्या दोस्तों? गुण धर्म क्या होगा? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होगा, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि आवर्त सारणी में कुल ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कितना है दोस्तों? तो 18 होते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है, 90 नंबर सवाल कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है दोस्तों। तो एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है दोस्तों? एक निष्क्रिय गैस होता है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्तों का अंतिम सदस्य, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है 91 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? दोस्तों F जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है दोस्तों? दोस्तों सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से दोस्तों इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है दोस्तों? तो फास्फोरस जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके सामने में कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। कितना दोस्तों? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसकी संयोजकता क्या है दोस्तों? इसका संयोजकता हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों आपको बता दें कि पोटेशियम की परमाणु संख्या K19 होती है। कितना होता है? K19 होती है। जैसे प्रथम कक्षा में दोस्तों 8, प्रथम कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 8, यानी कि 8 दूना 16, 2 18 और अंतिम कक्षा में 1 बच जाता है। कितना बचता है? 1, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि मेंडलीव का जन्म
कब हुआ था? दोस्तों मेडलिफ का जन्म पूछा गया है तो 1834 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1834 ईस्वी में मेडलिफ का जन्म हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। दोस्तों ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या 3 होती है। कितना होती है दोस्तों? 3 होती है, यानी कि O3 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि सल्फर परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ब्रह्मतम कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है तो वह 6 होती है। कितना होता है दोस्तों? 6 होती है। इस 16 होता है। ठीक है ना, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और अंतिम कक्षा में 6 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। लेकिन दोस्तों बाइकार्बोनेट का बात किया जाए तो बाइकार्बोनेट के CO3 HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है ना, CO2 को कार्बोनेट, HCO3 को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। यहाँ पे Na है तो Na को बोलेंगे सोडियम, HCO3 है तो बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन लवण है इसके बारे में पूछा गया दोस्तों, तो K2SO4 लवण है। क्या है दोस्तों? K2SO4 लवण है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों 13 जो है वह क्षारक विलयन का मान देता है। कौन देता है दोस्तों? 13 देता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे आपका 100वां नंबर सवाल कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को दोस्तों नीला कर देता है, इसका पीएच मान होता है दोस्तों, तो पीएच मान 10 होता है। क्या होता है दोस्तों? अनिल। अनिल से आप लोग रख सकते हैं दोस्तों, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। ठीक है ना, तो यानी कि कहने का मतलब अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे 101 नंबर। बुझा हुआ चूना है। दोस्तों बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। बुझा हुआ चूना दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, भोजन का पचना क्या कहलाता है? उपचयन या फिर अपचयन? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। चलिए बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम दोस्तों 2025 के लिए बहुत ही मस्ट वीवीआई होने वाला है। ठीक है ना, हम वादा किए हैं दोस्तों कि साइंस का सारा क्वेश्चन आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे आज। तो चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों। जिस तरीके से आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट किए हैं उसी तरीके से दोस्तों बायोलॉजी का रह गया। तो चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन भी अब तैयार करते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को भी बहुत ही मजेदार तरीके से शुरू करते हैं दोस्तों, और बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके भेजे में ठोक देंगे दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जितना कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? दोस्तों लाइपेज जो होता है वो वसा पे क्या करता है दोस्तों? क्रिया करता है। ठीक है ना, 2019, 2022 और 2020 में भी यह सवाल किया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो अमीबा अपना भोजन दोस्तों कुटपाट द्वारा पकाता है। किसके द्वारा? कुटपाट द्वारा पकाता है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों आवश्यक है दोस्तों। तो क्या दोस्तों स्वपोषी जो है दोस्तों वह पोषक पोषण के लिए क्या है दोस्तों? तो आवश्यक है। तो पर्णहरित के लिए भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आवश्यक है। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना। यह सवाल भी दोस्तों कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। 2015 हो, 2016 हो, 2019 हो या फिर 2021 के बात किया जाए, इसमें सब सवाल यह पूछा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है कि पित्त रस कहाँ स्रावित होते हैं दोस्तों। पित्त रस जो है, पित्त रस जो है वह कहाँ से निकलती है? स्रावित होती है। तो दोस्तों यकृत से निकलती है दोस्तों। अगर यकृत का वजन की बात की जाए दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों कि यकृत का वजन कितना होता है दोस्तों। यकृत यानी कि हृदय जो होती है, जिसको दिल बोलते हैं, उसका वजन होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। ठीक है ना। मस्तिष्क का बात किया जाए तो मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। कितना ग्राम दोस्तों? 1400 ग्राम। यकृत का वजन होता है दोस्तों 1.5 kg होता है। यकृत का वजन 1.5 kg होता है दोस्तों। हृदय का वजन 150 ग्राम होता है। ठीक है ना। और 20 ग्रंथि की बात किया जाए दोस्तों तो 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है दोस्तों। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो दोस्तों मृत जीवी कौन डेथ दोस्तों मृत जीवी पाई जाती है। ठीक है ना। कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों। मछली उभयलिंगी जंतु नहीं है, ना शेर है ना बकरी है। ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। केचुआ क्या है दोस्तों? तो एक उभयलिंगी दोस्तों जंतु है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके सामने में, कह रहा है दोस्तों कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं दोस्तों। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ठीक है ना दोस्तों। तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितना होता है दोस्तों? 32 दांत होते हैं। ऊपरी परत में दोस्तों इनामेल पाए जाते हैं। ठीक है ना। ऊपरी दांत में दोस्तों इनामेल होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है दोस्तों। कैसे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है दोस्तों। घेंगा रोग कैसे होता है दोस्तों? तो आयोडीन की वजह से होता है। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन का वजन कौन है दोस्तों। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ठीक है ना दोस्तों। तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका। ठीक है ना। 2021 2022 में यह सवाल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो वह कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है ना। 2015 में, 2019 में और 2021 में यह सवाल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। कितना होता है दोस्तों? 4। जिसमें से दोस्तों 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सवाल आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यह सवाल 2011 2019 2021 2022 में यह सवाल किया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों। यह सवाल बार बार पूछा जाता है। रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र यानी स्टोमाटा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कार्बोहाइड्रेट
का परिवहन होता है दोस्तों? फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है ना, सुक्रोज के रूप में होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों रक्त जो होते हैं वह लाल दिखाई देते हैं? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण दोस्तों रक्त का रंग जो होता है वह लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हमारा शरीर का पीएच पारस के बीच कार्य करता है। कितना पीएच दोस्तों, कितना पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच पारस के बीच में कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि रुधिर का कौन सा क्या दोस्तों अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है दोस्तों? तो दोस्तों प्लेटेस्टो होता है, तो दोस्तों प्लेटलिस्ट जो होता है दोस्तों वह रुधिर का अवयव रक्त स्राव करने में दोस्तों रोकता है, ठीक है ना, बहुत मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। दोस्तों पादप में जाइलम जो होता है वह उत्तरदायी होता है, तो जल का वहन होता है, ठीक है ना दोस्तों, जल का वहन होता है। 2011, 2015, 2016 और 2021 में यह सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ठीक है ना दोस्तों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है, यानी एस्टोमाटा से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? एस्टोमाटा से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों हृदय से रक्त दोस्तों हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों नीला से पंप किया जाता है? तो नीला द्वारा पंप किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है हृदय को दोस्तों। तो किससे? तो नीला द्वारा पंप किया जाता है, ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? दोस्तों रक्तदाब मापने में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो सफाई ग्रुप सफाई गोमो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है दोस्तों? तो दोस्तों प्लेटलेट्स जो होता है ना वह क्या करता है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्या कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त क्या होता है रक्त विमाणु जो होता है वह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन दोस्तों डॉट 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 द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है, ठीक है ना। 2017, 2014 में यह सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 126 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचक दाब है लगभग कितना है दोस्तों? तो 120 mm से लेकर के 120 mm प्रति एच जी होता है, ठीक है ना दोस्तों, 80 mm प्रति एच जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि पौधों में दोस्तों वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? पत्ता में वाष्प उत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आपका अगला सवाल क्या है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? दोस्तों गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति जो होती है वह मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति जो होता है वह मोटी होती है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं?
दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग जो होता है, इसमें से कौन सा प्रोटीन के कारण होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। रक्त का लाल दोस्तों होना किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। दोस्तों रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। मैनोमीटर कहते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों लसिका का रंग होता है। दोस्तों लसिका का रंग होता है हल्का पीला होता है, ठीक है ना। 2023 2021 में पूछा गया है और आशा करते हैं 2025 में यह सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यानबद्ध तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग कौन सा होता है? हल्का पीला होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। दोस्तों कौन है? तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। कौन हो दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है ना दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? दोस्तों प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है भैया? विसरण द्वारा करता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, यह पूछा है। तो दोस्तों उत्सर्जी अंग वृक्क हो जाएगा। रक्त उत्सर्जित नहीं करता, न स्वेद ग्रंथि करता है, न अग्नाशय करता है, ठीक है ना दोस्तों। वृक्क जो है ना वह उत्सर्जित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपना अगला सवाल है क्या कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ दोस्तों का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना दोस्तों। नाइट्रोजनी पदार्थ कहने का मतलब पदार्थ पदार्थ कहने का मतलब हुआ कचरा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से सभी होना चाहिए इसका राइट आंसर। अमोनिया भी होता है दोस्तों उत्सर्जन, और क्या होता है यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया। यानी दोस्तों इनमें से सभी डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2022-2020 में यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों सवाल कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। दोस्तों रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा होता है। 2021-2015 में यह सवाल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि साइंस हो या फिर एसएसटी हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, दोस्तों सारा चीज का तैयारी करवाया जाता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल आपको होने वाला है, ठीक है ना। एसएससी शहजाद स्टडी सेंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया होता है। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया होता है, ठीक है ना। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो घेंघा रोग होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला अगला सवाल कह रहा है दोस्तों मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? दोस्तों श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। दोस्तों उसका औसत आयु कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन तक होती है। कितना होता है? 12 से दोस्तों 20 दिन तक ही होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? दोस्तों
ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है? तो दोस्तों मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, उसमें खून भी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि रक्त क्या है? दोस्तों रक्त एक ऊतक है। क्या दोस्तों? रक्त क्या है दोस्तों? तो ऊतक है। 2021-2017 में यह सवाल किया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे और देख रहे हैं दोस्तों, मानव हृदय घिरा हुआ है। दोस्तों मानव हृदय किससे घिरा हुआ? दोस्तों पेरिकार्डियम से घिरा हुआ, ठीक है ना? पेरिकार्डियम से मानव हृदय जो है वह घिरा हुआ है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। दोस्तों आरबीसी की जीवन अवधि होती है दोस्तों कितना दिन? तो 120 दिन होती है, ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? दोस्तों निम्नलिखित में से संवहन ऊतक के बारे में किया गया है, तो संवहन ऊतक कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों, क्या है? एपिडर्मिस और क्या दोस्तों? फ्लोएम और जाइलम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी और सी, यानी कि फ्लोएम और जाइलम हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा, बी एवं सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एटीपी का विस्तारित रूप है। दोस्तों एटीपी का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन, और उसके बाद हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना दोस्तों? एडिनोसिन और उसके बाद ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भाई, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे 146 नंबर, कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है ना भाई? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि दोस्तों संघर्ष तो है ही, लेकिन मेहनत भी होनी चाहिए, ठीक है ना? मेहनत कीजिएगा तो यकीनन इंसान कामयाब होता है, ठीक है ना? सफलता वक्त मांगती है, ठीक है? दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि क्या है कि चालनी नालिका, दोस्तों चालनी नलिकाएं पाई जाती है। दोस्तों चालनी नालिका नलिकाएं पाई जाती है कहाँ दोस्तों? तो फ्लोएम में पाई जाती है, ठीक है ना? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से आप क्या क्या मुक्त होता है? दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, यह सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ CO2, दोस्तों सिर्फ ऊर्जा और H2O। दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? दोस्तों तो एटीपी को किसके रूप में माना जाता है? तो मुद्रा ऊर्जा के रूप में माना जाता है, ठीक है ना? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एथाइल अल्कोहल, दोस्तों क्या है? एथाइल अल्कोहल किस रूप के श्वसन में बनता है दोस्तों? तो एथाइल अल्कोहल जो होता है दोस्तों वह वायवीय एवं दोस्तों अवायवीय दोनों श्वसन में बनता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 151 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, पैरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है ये क्रिया, ठीक है ना? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है कि पौधों में श्वसन की क्रिया, दोस्तों श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? तो 30.5 केजे दोस्तों कैलोरी ऊर्जा दोस्तों प्रति मूल जो होती है वह क्या होती है? तो मुक्त होती है, ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? दोस्तों किस प्रकार के श्वसन से
अधिक ऊर्जा जो होती है वह मुक्त होती है दोस्तों, तो वायवीय होती है। क्या होती है दोस्तों? वायवीय, ठीक है ना। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस पौधे में दोस्तों, क्या है, किस पौधे में रंध्र रंध्र यानी स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं दोस्तों। तो हाइड्रीला में दोस्तों स्टोमाटा क्या होते हैं? तो अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से दोस्तों अधिक ऊर्जा जो होती है वह मुक्त होती है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि मछली का श्वसनांक है दोस्तों। मछली का अंग है दोस्तों, तो क्या है? तो गिल से वह अपना सांस लेता है, ठीक है ना दोस्तों। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल्स होता है, ठीक है ना। गलफरा से अपना श्वास लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा क्या दोस्तों प्रभावी है, ठीक है ना दोस्तों। तो लाल जो होता है ना दोस्तों, लाल रंग की प्रकाश की किरण संश्लेषण के समय दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है दोस्तों। तो आयोडीन विलयन की उपयोग की जाती है किसके समय? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के समय में, ठीक है ना। किसका उपयोग? तो आयोडीन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब बहुत कम बच गया है, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और ज्यादा नहीं बच गया दोस्तों। कहा जाता है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और एक एक क्वेश्चन को ध्यानबद्ध तरीके से देखें, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कॉपी पे ज्यादा कोशिश करें कि उतार के और बाद में याद कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 160 नंबर सवाल कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं दोस्तों। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता कि स्टोमेटा मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है रहा दोस्तों? क्या है कि कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों दोस्तों कहा गया है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका रूप है दोस्तों। तो आहार नाल का रूप है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 162 सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्या दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है दोस्तों। तो क्या होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। कहा होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं दोस्तों। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2H2O प्लस ऊर्जा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है दोस्तों। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जड़ में होता है, पत्ती में होता है, तना में होता है, ठीक है ना दोस्तों। जल होता है दोस्तों मूल रोम, और पत्तियों में होता है रंध्र, और दोस्तों तना में होता है तो वात रंध्र होता है, ठीक है ना। श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, 165 नंबर, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दोस्तों दूध से दही बनाना कौन सी अभिक्रिया पूछा गया, ठीक है ना दोस्तों। तो किण्वन अभिक्रिया होती है, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 166 नंबर सवाल कह रहा है कि
दांत का कठोरतम भाग है दोस्तों। दांत का कठोरतम भाग कौन है दोस्तों? एनामेल है। कौन है दोस्तों? एनामेल, जो ऊपरी परत में होती है, ठीक है ना, दांत की ऊपरी परत में होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भोजन का पाचन दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है दोस्तों। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 170 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों। अभी अभी बताए थे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 171 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों जीवन की क्या दोस्तों? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? तो वृद्धि जो है ना, वह जीवन की एक विशेषता है, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों दिन में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है प्रकाश से ही शुरू होता है, यानी कि धूप तो दिन में ही रहती है, इसलिए दिन में यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मृत्यु परजीवी दोस्तों का उदाहरण है। मृत्यु परजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता होता है, ठीक है ना। मृत्यु परजीवी का उदाहरण क्या होता है? तो गोबर छत्ता बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है 175 नंबर सवाल किस का रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है दोस्तों। परिशेषिका का हिस्सा है कहाँ है दोस्तों? तो आहार नाल में, ठीक है ना। परिशेषिका का हिस्सा आहार नाल में इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि पित्त रस का स्राव होता है दोस्तों। पित्त रस का स्राव यकृत में होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गोबर छत्ता है दोस्तों। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, ठीक है ना। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है कि सभी हरे पत्ते होते हैं दोस्तों। सभी हरे पत्ते क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्वपोषी होते हैं, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मंडकोप के घोलने के लिए उबाला जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए क्या किया जाता है? उबाला जाता है, पत्ती को मुलायम करने के लिए उबाला जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 180 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है दोस्तों। तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बहुत कम सवाल बच गए हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हो जाता है 180 नंबर पे आपका क्लास हो जाता है द एंड। और दोस्तों आपको कैसा यह सभी सेशन लगा हमें कमेंट करके बताएं। यह क्लास आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बता दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से दोस्तों आप लोगों के लिए यह कंटेंट छाटा जाता है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन को देख करके जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके आप लोग बताएं। और दोस्तों
अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।